संदीप कुमार की कॉमर्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैंने आपको इनिशियल स्टेज में आपको फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन कराना सिखा रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड्स बता रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट ये 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल या जो बिजनेसमैन है सबके लिए फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक फंडे क्लियर करने के लिए आप मेरा चैनल जरूर देखिए। मैंने इनिशियल स्टेज में जो फर्स्ट जो मेरा लेक्चर था इससे रिलेटेड फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको ये बताया कि हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस को कैसे रीड कर सकते हैं। एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके थोड़ा सा बैक जो हमने लास्ट लेक्चर में जो सीखा है उसका थोड़ा 1-2-3 मिनट में पहले रिवाइज करता हूँ, फिर मैं नए लेक्चर की तरफ जाता हूँ। जो मैंने पहला लेक्चर आपको लिया फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड विद द ट्रायल बैलेंस, हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड के आइटम ट्रेडिंग डेबिट में आते हैं या P&L डेबिट में आते हैं या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। जो क्रेडिट साइड के आइटम आते हैं वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है या P&L के क्रेडिट में आता है या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आता है। तो ये कुछ सिस्टम है जो आपको फॉलो करना है। कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं लाइक परचेस रिटर्न जो कि क्रेडिट साइड में होता है ट्रायल बैलेंस के, जो कि क्रेडिट में नहीं लिखा जाता है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग डाउन क्रेडिट साइड, परचेस में से इसको माइनस करते हैं डेबिट में। सेल्स रिटर्न जो कि डेबिट साइड में होता है, ये एक्सेप्शन है मेरे जो रूल्स का। सेल्स रिटर्न डेबिट में होता है जिसको कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस करना होता है। उसके बाद एक आइटम और है डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। अगर ड्राइंग्स है तो ये डेबिट साइड में होगा ट्रायल बैलेंस के, इसको आपको कैपिटल में से या तो माइनस करना है। अगर आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री होती है। ये मैंने आपको ट्रायल बैलेंस, हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए थे शॉर्ट में, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड P&L का फॉर्मेट, वन शॉर्ट में। एकदम शॉर्ट में आप जरूर वो वीडियो देखिए जिससे कि आपको पहले फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मेरा टारगेट है कि आपको ट्रायल बैलेंस को रीड करते आना चाहिए। सेकंड हमारा जो मोटिव रहेगा, आपको फॉर्मेट्स मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट शॉर्ट में मालूम होना चाहिए कि भैया फैक्ट्री का आइटम है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं। कुछ कम्स इन हो रहा है लाइक परचेज कर रहा हूँ तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। गोज आउट हो रहा है लाइक सेल्स है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, या गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस। इस तरह का जो रहेगा वो गुड्स क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। कुछ एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो P&L के डेबिट में आते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो P&L के डेबिट में आते हैं। अगर कुछ गेन है, इनकम है, वो P&L के क्रेडिट साइड में आता है लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जहाँ जहाँ रिसीव्ड लिखा हुआ है वो सब हमारा इनकम है, वो क्रेडिट साइड में आता है। इसके बाद बैलेंस शीट का एसेट साइड होता है, लाइबिलिटी साइड होता है। जो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं लाइक मेरे पास फर्नीचर है, मैंने सेल कर दिया तो कैश इंक्रीज होता है, ये मेरे लिए एसेट्स है। प्लांट मशीन बिल्डिंग फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसिबल, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी एसेट्स होती हैं। लाइबिलिटी में हमारा कैपिटल होता है। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड आइटम के ऊपर, जो आपको सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस को रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का वो होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे साइड एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। ये 15 to 16 एडजस्टमेंट्स हैं। वो अगर आपको आ गए तो आपके लाइफ का 90% प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सबसे मेन जो पार्ट होता है उसकी जो जान होती है क्वेश्चन की वो होता है एडजस्टमेंट। तो आप जितना जल्दी एडजस्टमेंट सीख लेंगे उतना जल्दी आपको फाइनल अकाउंट इजी हो जाएगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे आप फाइनल अकाउंट करने के लिए, और बहुत वेटेज है इसका। तो एडजस्टमेंट में जो पहला एडजस्टमेंट आता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दी होती हैं, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो हमें दोनों में से जो स्मॉलर होता है वो पिक करना है। क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें स्मॉलर पिक करना है, क्वेश्चन ये है कि ये क्यों स्मॉलर हमको पिक करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो लेस होगा वो हमको कंसीडर करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्यों हमको दोनों में से लेस लिया जाता है। क्योंकि रूल ये है, नॉर्मल चीज़ें अगर देखेंगे तो रूल्स ये है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर बेस्ड होती है, कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू का लूँगा और मार्केट में अगर वैल्यू डिस्टर्ब भी होता है, मतलब रिड्यूस भी होता है, तो मुझे लॉस उतना कम होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक जो लेस वैल्यू है उसी को हमको कंसीडर करना है। अभी प्रॉब्लम यह है कि एडजस्टमेंट दो जगह यूज होते हैं। एनी एडजस्टमेंट यूज 2 टाइम्स।
कोई भी एडजस्टमेंट 2 बार यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं क्लोजिंग स्टॉक की तरफ। मेरा ये वीडियो सिर्फ जिनके पास जो ब्लाइंड होंगे वो सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी उनके फंडे क्लियर होंगे। मैं ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट को बोर्ड पे दिखा भी रहा हूं और बोलते भी जा रहा हूं, तो आपको सुनने में भी बहुत ही ईजी होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी। जो डीफ एंड डम्ब होंगे वो देख के भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आपको पिक करना है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर दोनों दिया है तो दोनों में से जो लेस प्राइस होता है उसको ही आपको चूज करना है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह यूज होता है। एक होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में अभी बहुत सारे ये लोग भी होते हैं कि सर ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में ही होगा क्या? नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। समटाइम्स ट्रायल बैलेंस में भी क्लोजिंग स्टॉक होता है, बट दैट इज अ वेरी रेयर कंडीशंस। बहुत सारे टीचर्स को भी ये मालूम नहीं होता है कि क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी आ जाता है। मे बी समटाइम्स मे बी उन्होंने पढ़ा रहेगा लेकिन वो भूल गए होंगे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर्स को मालूम नहीं, मीन्स वो भूल गए होंगे या बताने को नहीं हुआ होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी ट्रायल बैलेंस का भी पार्ट होता है। अब जब ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट है तो इसको 2 बार यूज नहीं करना है, इसको सिर्फ 1 टाइम यूज करना है। उस कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। और कभी भी अगर ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, इट मीन्स वहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन रहेगा, एंड इंस्टीड ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन रहेगा। इसका मतलब पूरा एडजस्टमेंट ऑलरेडी उन्होंने डन करके दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया रहेगा। और क्लोजिंग स्टॉक ये बैलेंस शीट मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होगा, जो कि डायरेक्टली बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर कंडीशन है। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता है और ये पहला एडजस्टमेंट होता है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम प्राइस होगा उसको हमको पिक करना है और वहां से हमको क्वेश्चन को लेना है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, इसलिए 2 यूज होंगे। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसका 2 जगह यूज करते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा हर्डल है हमारा एडजस्टमेंट में, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। लोगों को पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ऐड करना है, इवन दो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो भी ऐड करना है। आप इमेजिन करिए कि आउटस्टैंडिंग मीन्स एक ओ, ऐसा बड़ा सा ओ बना हुआ है जो हॉस्पिटल में होता है, लाइक ओ, उसके बीच में एक प्लस का साइन होता है, डॉक्टर्स का ओ बना हुआ है, उसके बीच में प्लस का साइन है। याद रखिए आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होता है। भैया क्वेश्चन ये है कि प्लस होता है लेकिन क्यों? तो आपको वो मैं बताता हूं उसका लॉजिक कि ये प्लस क्यों होता है। क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर मेरा 12 मंथ्स का होता है। एनी फाइनेंशियल ईयर कंसिस्ट 12 मंथ्स। कोई भी फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है। अब अगर आपने 10 मंथ्स का रेंट पे कर दिया है, 10 मंथ्स का रेंट आपने पे कर दिया है, पर क्वेश्चन तो 12 मंथ्स का होता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है। अगर 12 मंथ्स का है और आपने 10 मंथ्स का रेंट दिया है, मतलब 2 महीने का रेंट बाकी है, और 10 में जब मैं 2 प्लस करूंगा तभी तो 12 बनेगा। इससे पता चलता है कि जो आउटस्टैंडिंग है वो मुझे ऑलवेज प्लस करना है। क्योंकि जो अकाउंटिंग ईयर है वो 12 मंथ्स का है और आपने 10 मंथ्स का रेंट पे किया है, तो बट ऑलवेज 2 प्लस करना होगा मुझे। इससे आप याद रख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होता है। जब आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो प्रीपेड माइनस होता होगा। आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड माइनस। अब भैया प्रीपेड माइनस क्यों होता है, उसका रीजन सुनो। कि क्वेश्चन कोई भी अकाउंटिंग ईयर मेरा 12 मंथ्स का है और आपने रेंट 15 मंथ्स का पे कर दिया। सपोज आपने रेंट 12 मंथ्स की जगह 15 मंथ्स का आपने रेंट पे कर दिया, 3 मंथ एक्स्ट्रा। 12 मंथ्स की जगह आपने 12 + 3 15 मंथ का रेंट आपने पे कर दिया। अकाउंटिंग ईयर कंसिस्ट ओनली 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है, इसीलिए मुझे 3 माइनस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन 12 मंथ्स का होता है। इससे पता चलता है कि प्रीपेड ऑलवेज माइनस होगा, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज एक्सपेंसेस और इनकम। आपका आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होगा, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज एक्सपेंसेस हो या इनकम हो। इन बोथ द केसेस बस उसकी जो सेकेंड एंट्री है वो डिफरेंट जगह हमको करना है। ये टेबल अगर आप समझ लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड हो जाएगा, एंड इट्स अ मैंडेटरी एडजस्टमेंट। ये 2 एडजस्टमेंट हैं जो ऑलवेज क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस ऑलवेज प्लस होंगे एंड लाइबिलिटी साइड में लेके जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज प्लस एंड द सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। इनकम में आऊँगा, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, समटाइम्स ध्यान रखिए आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए हमको ये वर्ड इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड, बट आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं।
आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग, एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग। सो अगर आपका एक्रूड इनकम है या आउटस्टैंडिंग इनकम है, उसको हमको प्लस करना है और इसे भी हम एसेट साइड में पुट करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ऐसा है दोनों में कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग इनकम है, दोनों कंडीशन में प्लस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मुझे लाइबिलिटी में लिखना है और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट्स में। उसका आपको लॉजिक बता दे रहा हूं उसका कि एक्सपेंसेस को लाइबिलिटी में क्यों लिखना है। भैया आप पेमेंट नहीं किया है आपने रेंट, आपने सिर्फ 10 मंथ्स का रेंट पे किया है। जब आप 2 मंथ्स का जो रेंट ड्यू है जब आप वो पे करेंगे तो आपका कैश डाउन होगा, कैश कम होगा, तो इसीलिए ये लाइबिलिटी में काउंट करता हूं। मेरा ये टेक्निक है कि अगर कोई ऐसी नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी है और जिसके कारण कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो मैं एसेट्स में पुट करता हूं, अगर कैश डिक्रीज हो रहा है तो वो मैं लाइबिलिटी में यूज करता हूं। तो एसेट साइड में अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है मतलब मिलने वाला है, इन फ्यूचर में जब भी मिलेगा तो मेरा कैश इंक्रीज होगा, और जब कैश इंक्रीज होगा मतलब वो एसेट्स है। तो आपको ये टेबल के थ्रू बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज अ प्रीपेड। प्रीपेड के लिए प्रीपेड मीन्स एक्स्ट्रा दे दिया, तो बट ऑब्वियस एक्स्ट्रा दिया है, क्वेश्चन तो 12 मंथ्स का है और आपने 15 मंथ्स का रेंट दे दिया, 3 मंथ्स का रेंट आपका माइनस करना होगा। माइनस एंड एसेट्स, माइनस एंड लाइबिलिटी। सबसे बेस्ट वे है कोई भी एक चीज को अंडरस्टैंड कर लो, सेकंड उसकी अपोजिट है, सेकंड उसकी अपोजिट है। कोई भी एक चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड में लिखते हैं। एप्रोप्रिएट वर्ड जो है इनकम के लिए, उसके लिए हम आउटस्टैंडिंग नॉर्मली बोलते हैं, बट इंस्टीड ऑफ आउटस्टैंडिंग इट्स एक्रूड, एक्रूड इनकम। एंड प्रीपेड इनकम नहीं बोलेंगे, उसको मैं एडवांस इनकम बोलूंगा। एडवांस इनकम ऑलवेज माइनस होता है और वो सेकेंड इफेक्ट उसका लाइबिलिटी साइड में आता है। आप अगर एडजस्टमेंट आपके स्ट्रांग हो गए तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूं, नेक्स्ट अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा वेदर इट इज इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड। अगर ये इंश्योर्ड है, अगर गुड्स आपका इंश्योरेंस है तो बट ऑब्वियस इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करने वाली है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब ऑडिटर चेक करेगा अपन ने अगर उसे इंश्योर्ड लिखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होना चाहिए। अगर आपने नॉट इंश्योर्ड लिखा हुआ है और प्रीमियम भी पुट किया हुआ है इंश्योरेंस का तो वहां पर ट्रेस हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि भैया इंश्योरेंस नहीं लिख रहा है, उसकी डिडक्शन ये ले रहा है और यहां पर उसने प्रीमियम दिखाया हुआ है। अगर प्रीमियम है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलना चाहिए, या तो लॉस होने के बाद उसने प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया रहेगा। सो अपन ये देख रहे हैं अभी लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा का पूरा आपका लॉस हो गया। तो गुड्स, एक तो गुड्स आपके पास से क्या हो गया, गोज आउट हो गया। जब भी गुड्स गोज आउट होता है तो उसे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और आपका पूरा पूरा अमाउंट लॉस है। एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए मैं P&L अकाउंट बनाता हूं, तो इसकी 2 एंट्री हो जाएगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। लेकिन अगर आपके गुड्स का इंश्योरेंस था तो बट ऑब्वियस इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ पेमेंट करेगी, मे बी 80%, मे बी 90%। तो जितना पेमेंट करेगा वो जो गैप होगा वो आपका लॉस है। एग्जाम्पल 10,000 का मेरे पास गुड्स था, 8,000 का गुड्स, 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टिंग द क्लेम फॉर 8,000। 10,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस कंपनी 8,000 रुपए देने को तैयार है, इसका मतलब 2,000 रुपए का आपका लॉस है और ये 2,000 का लॉस P&L के डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि गुड्स आपके पास से गोज आउट हो रहा है, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 10,000 आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 10,000 आएगा। इंश्योरेंस कंपनी 8,000 दे रही है तो आपका लॉस 2,000 है जो कि P&L के डेबिट साइड में आएगा। और जो 8,000 रुपीज है जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है क्लेम, वो मेरा एसेट्स में आएगा। क्यों एसेट्स में आएगा भैया, फ्यूचर में जब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पैसे देगी तो आपके पास से कैश इंक्रीज होगा, और मैंने आपको आइडिया दिया है कि जब भी कैश इंक्रीज होता है इन फ्यूचर में तो वो एसेट साइड में आपको लिखना है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, P&L के डेबिट में आएगा क्योंकि वो लॉस है। अगर गुड्स का इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ दे रही है तो वो जो गैप है वो लॉस होता है। गुड्स हमारा 10,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है क्लेम 8,000 का, मतलब फ्यूचर में मिलने वाला है, वो एसेट साइड में आएगा 8,000, और जो 2,000 का आपको लॉस हुआ है वो आपका P&L के डेबिट साइड में आएगा, P&L के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट उसमें ये वाला आपको एडजस्टमेंट जो है मैं लिख के बता देता हूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है
इंश्योरेंस, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। हम दो पार्ट में इस एडजस्टमेंट को लेंगे। आज मैं आपको एटलीस्ट 10 के आसपास एडजस्टमेंट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो रिमेनिंग रहेंगे वो हम एडजस्टमेंट्स क्लियर करेंगे। आप एडजस्टमेंट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको फाइनल अकाउंट करने का तरीका भी सिखाऊंगा। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर में दो तरीके होते हैं, वेदर इट इज़ इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरेंस है या नहीं है। इंश्योरेंस नहीं है तो आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में पूरा पूरा अमाउंट आ जाएगा क्योंकि गुड्स गोज आउट हो रहा है, और P&L के डेबिट में पूरा पूरा अमाउंट आ जाएगा जितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि वो आपका लॉस है, लॉस बाई फायर। इंश्योरेंस, अगर कंपनी इंश्योर्ड है, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उस गुड्स का इंश्योरेंस था, इन द केस लेट सपोज 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, 10,000 गुड्स डिस्ट्रॉय एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम फॉर 8,000। ये शॉर्टकट तरीका है। 10,000 का गुड डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 10,000, P&L के डेबिट में आ जाएगा 2,000 क्योंकि आपको 2,000 का लॉस हो रहा है, और नेक्स्ट आपका एसेट साइड में आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, और इंश्योरेंस क्लेम विच इज़ रिसीवेबल इन फ्यूचर टाइम, और जिस कंडीशन में आपका कैश इंक्रीज होगा इसलिए वो एसेट्स है। सेम ऐसे ही गुड डिस्ट्रॉय, गुड्स अगर आप चैरिटी में दे देते हैं, गुड्स डोनेट कर देते हैं तो आपके पास से गुड्स गोज आउट हो रहा है, वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और P&L के डेबिट में आएगा, क्योंकि डोनेट कर दिया मतलब वो रिटर्न आने वाला नहीं है, आपका पूरा पूरा लॉस है। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, जब मैं चैरिटी में भी गुड्स देता हूं तो आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है क्योंकि गुड्स गोज आउट हो रहा है, और चैरिटी क्योंकि एक्सपेंसेस है ये P&L के डेबिट में आएगा। एक और तरीके से मैं गुड्स देता हूं कस्टमर्स को मेरा एडवर्टाइजमेंट के लिए, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, फ्री में सैंपल देते हैं जब नया नया कंपनी होता है तो अपना वो गुड्स जो है कस्टमर्स को सर्वे करने के लिए कस्टमर्स को देते हैं कि भाई फ्री में लो, आप यूज़ करो, अगर बेनिफिट हुआ तो हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। ये एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। अब इस कंडीशन में भी आपके पास से गुड्स गोज आउट हो रहा है, जब भी गोज आउट होता है तो उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है, और क्योंकि गुड्स आपने एडवर्टाइजमेंट पर्पज से दिया है ये P&L के डेबिट में आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, एंड ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। ये P&L के डेबिट साइड में आपको लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गुड्स गिवन एज अ सैंपल। तो गुड्स, इसके बाद अगर गुड्स अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया हुआ है, मतलब ड्राइंग्स, गुड्स जब भी पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया है मतलब गुड्स आपके पास से गोज आउट हो रहा है, और गोज आउट जब भी होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। और सेकेंड एंट्री ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं क्योंकि ये आपका उस बंदे के लिए ड्राइंग्स जो है वो विड्रॉ किया हुआ है, तो कैपिटल, उसका कैपिटल का जो अमाउंट है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग दी फॉर्मेट, मैंने आपको जब फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था वो टाइम में हमने आपको बताया था कि जब आप कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं या गुड्स विड्रॉ करते हैं तो उतना कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाता है। या डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिख सकते हैं सेकेंड एंट्री में। फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेकेंड एंट्री कैपिटल में से माइनस कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ये तरीका है डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद कुछ अगर ये एक आपके एडजस्टमेंट्स हो गए, कभी कभी थोड़े हार्ड एडजस्टमेंट भी आते हैं, ये बेसिक एडजस्टमेंट है। एक लास्ट एडजस्टमेंट लेता हूँ, इसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में बाकी के एडजस्टमेंट कवर अप करूंगा। वन शॉट में करेंगे तो आपको भी ट्रबल होगा। तो डेप्रीसिएशन है, सपोज डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन एसेट्स में से, अभी डेप्रीसिएशन मीन्स व्हाट, डेप्रीसिएशन के कारण वैल्यू रिड्यूस होता है, इट्स वियर एंड टियर एक्सपेंसेस ऑफ द एसेट्स, तो ये एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर देता है। बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट्स में से रिड्यूस कर देंगे उतना डेप्रीसिएशन, और ये P&L के डेबिट में आता है, P&L के डेबिट में आता है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बना रहे हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्री की एसेट्स जो है उसका डेप्रीसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अभी मैं ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो अगर कोई प्रॉपर्टी मतलब प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन है तो ऑल डेप्रीसिएशन शुड बी डेबिटेड टू दी P&L अकाउंट क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, एंड ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। और एसेट्स का वैल्यू, क्योंकि डेप्रीसिएशन लग गया तो एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारे 3 to 4 जो 6 7 मैंने एडजस्टमेंट कवर अप किए। अभी और भी एडजस्टमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 15 एडजस्टमेंट्स हैं। 2 लेक्चर में हम 15 एडजस्टमेंट को कवर अप करेंगे, और ये एडजस्टमेंट अगर आपके गो थ्रू हो गए
बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गए तो ये मान के चलिए कि आपका 60 to 70% फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन डन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।